तो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है, जाके पहले पार्ट को देखें, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी आपको। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विस्थापन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग अभिकारकों में आयनों का आपस में आदान प्रदान या विनिमय होता है, उसे अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सामने आपके बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, जिनको हम देखते हैं। यहाँ पर देखो किस प्रकार से, जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का। ये थोड़ा बड़ा उदाहरण है, मैं आपको छोटे उदाहरण के साथ समझता हूँ। जैसे कि हम लेते हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे, जिसे कहते हैं हम HCl। क्या कहते हैं हम? HCl के साथ जब हम कराएंगे इसकी अभिक्रिया, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, इसकी अभिक्रिया कराने के बाद हमें NaCl मिलेगा और साथ में H2O जल बाहर निकलेगा। इस अभिक्रिया में क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ। जैसे कि देखिए, इस सोडियम पर क्या होता है? +1 होता है और OH पर -1 का आयन होता है। आप लोग देख सकते हो, जो इनके संयोजकता होती है उसके आधार पर मैंने इनको +1 या -1 के आधार पर बताया है। हाइड्रोजन होता है +1 होता है और क्लोरीन जो होता है -1 होता है। ध्यान से देखिए, तो क्या हुआ यहाँ पर? जो +1 है, यहाँ पर क्लोरीन जो है किसके साथ में आ गया? सोडियम के साथ आ गया। और हाइड्रोक्साइड किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ गया? हाइड्रोजन के साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता है इसके अंदर, तो मुझे क्या मिला? NaCl, जो कि हमारा क्या है? लवण है। और साथ में हमें क्या मिला? जल मिला, जो कि हमारा कौन सी अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अपचयन और उपचयन का उदाहरण लेते हैं। अपचयन और उपचयन क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का योग होना, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे कि यहाँ पर एक आपको उदाहरण दिख रहा है, इस उदाहरण पर ध्यान देना आप लोग। इसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। मैंने कॉपर लिया है और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराई और उसको गर्म किया गया, तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ में जुड़ गई। ऑक्सीजन कॉपर के साथ में यहाँ पर जुड़ गई। ध्यान से आप देख सकते हो। तो इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण भी कहते हैं और उपचयन भी कहते हैं। इसी का उल्टा होता है, अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन जो होती है वो निष्कासित होती है और हाइड्रोजन क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसका उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पर। देखो, आप लोग देख सकते हो, कैल्शियम का जो उदाहरण है, इसके अंदर कैल्शियम और हाइड्रोजन जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पर गर्म करने पर हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। हाइड्रोजन का योग हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन का योग। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। और ऊपर जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन जिसमें बाहर निकलती है, उसे हम उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया हर बार पूछा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों क्या होता है? एक साथ होता है। ध्यान देवें, अभी अपन ने उपचयन पढ़ा। इसका मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन। और अपचयन पढ़ा, जिसके अंदर ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का योग दोनों ही साथ में हो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन, ध्यान से आप लोग देख सकते हो यहाँ परिभाषा को, जिन अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड हमने एग्जाम्पल लिया है और हाइड्रोजन जब इसको गर्म किया जाता है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन आप लोग देख सकते हो, वो क्या हो रही है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है। अब हाइड्रोजन का जुड़ना मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है बेटो? बताओ बच्चों, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, इसका मतलब उपचयन हुआ।
ऑक्सीकरण हुआ। और ध्यान से अगर हम यहाँ पर देखें कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो रही है, अलग हो रही है। क्या हो रही है, अलग हो रही है। अच्छा, ऑक्सीजन का अलग होना भी क्या होगा बेटा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। तो अपचयन और उपचयन, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगी और अलग होएगी, दिन में दोनों अभिक्रियाएं साथ हो रही है, उन्हें हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बार वापस समझाता हूँ आपको। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन, ऑक्सीकरण, देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है ना। और अगर ऑक्सीजन अलग हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर अपचयन हो रहा है। और दोनों ही अभिक्रियाओं, जिसके इस अभिक्रिया के अंदर दोनों ही प्रक्रियाएं क्या हो रही है, साथ हो रही है, इसलिए हम इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। परीक्षा में किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कर उसका एक उदाहरण दीजिए, तो आपको ये परिभाषाएं याद रखनी पड़ेगी। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही साथ साथ होते हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अब, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय उत्पाद बनता है। क्या बनता है, अविलेय, मतलब कि दो विलेय पदार्थ। हमने क्या ले लिए, दो विलेय पदार्थ ले लिए। ध्यान से देखें, हमने दो विलेय पदार्थ कौन से लिए हैं, यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा हम ध्यान देंगे, सही बच्चे ध्यान देना। यहाँ पर NaCl, NaCl हमारा घुलनशील पदार्थ है, ठीक है। और ले लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट AgNO। ये दोनों कैसे पदार्थ हैं, घुलनशील है। कैसे हैं, घुलनशील। अच्छा, दो घुलनशील पदार्थों को जब आपस में उनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें एक अविक्षेप मिलता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं अविलेय पदार्थ कहते हैं। इनकी अभिक्रिया के पश्चात आपको क्या मिलेगा, अविलेय उत्पाद मिलेगा, या अपन उसको अवक्षेप भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि NaCl की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से कराई गई तो हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड मिला, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिला। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड जो हमें मिला है, ये हमारा क्या है, अविलेय पदार्थ है, जो कि घुलेगा नहीं। विलेय वो होता है जो घुल जाता है, अविलेय वो होता है जो घुलता नहीं है। तो याद रखना, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर दो विलेय पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक अविलेय पदार्थ बनाते हैं। कैसा पदार्थ बनाते हैं, अविलेय। जिसके आप लोग देख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया यदि हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक अघुलनशील पदार्थ मिलता है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अभिक्रिया के ऊष्मा के आधार पर, अब आप लोगों को पता है कि जब अभिक्रियाएं होती है तो उसमें से खूब सारी ऊष्मा का भी निष्कासन होता है। कैसे होता है, देखो आओ पढ़ते हैं। अभिक्रिया को ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा निकलने के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। दो प्रकार से कैसे, पहली तो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बेटा, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ में बहुत ही ज़्यादा क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करेंगे। इस अभिक्रिया में तापमान क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, और एक दूसरी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसके अंदर ऊष्मा क्या होती है, अंदर जाती है, और इसके अंदर ऊष्मा जो क्या है, निष्कासित होती है, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होती है। कैसे होती है हम देखते हैं, अभी पढ़ेंगे आपको। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मेथेन ले लिया है, क्या लिया है, CH4। ध्यान से देख सकते हो आप लोग, CH4 की अभिक्रिया मैंने किसके साथ कराई थी, ऑक्सीजन के साथ कराई। किसके साथ कराई, ऑक्सीजन की अभिक्रिया, ठीक है। जिसके अंदर आप देख सकते हो, जब ऑक्सीजन के साथ कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला, ठीक है ना। और साथ ही साथ में आप लोग यहाँ देख सकते हो क्या मिला है, आपको ऊर्जा मिली है, और ये ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और बहुत ही ज़्यादा हीट दे रही है हमें, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसके अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा उसके अंदर आती है। देखो कैसे, किस प्रकार से, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, उसमें क्या हो रहा था, उत्सर्जन हो रहा था। ऊष्माशोषी में क्या होगा, शोषण होगा, उसका अवशोषण होगा। जिस अभिक्रिया का मिश्रण से इसमें क्या होता है बेटा, उसके अंदर तापमान जो है बढ़ जाता था, और इसके अंदर तापमान क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी
ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। मैं आपके सामने सिल्वर क्लोराइड ले रहा हूँ जो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संचारण आता है हमारे पास, क्या आता है अब, नया टॉपिक है हमारा संचारण। संचारण क्या होता है, तो आइए देखते हैं संचारण। आप लोगों ने पढ़ रखा है लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब एक संचारण का उदाहरण होता है। तो पढ़ते हैं इसकी परिभाषा के रूप में। इसको परिभाषा क्या होती है, जब कोई धातु अम्ल, आप लोग देख सकते हो, जब कोई धातु अम्ल क्षार नमी के संपर्क में आते हैं, कोई भी धातु ले लो, वो किसके संपर्क में आएंगे, नमी। नमी एक तरीके से कह सकते हैं अपन, यदि ऑक्सीजन के भी संपर्क में आते हैं तो वो क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। जंग लगना भी एक संचारण का उदाहरण होता है, आप लोगों को पढ़ना है, याद रखना है। मतलब कोई भी धातु अम्ल या क्षार या आप कहो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है या नमी के संपर्क में आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना एक सबसे बड़ा संचारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, ये भी क्या होता है, संचारण होता है। अब इसको रोकने के उपाय बहुत बार पूछे जाते हैं कि संचारण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, धातु की सतह पर पेंट कर दो, ठीक है ना। मशीन के पुर्जों पर तेल या ग्रीस लगाना चाहिए। विद्युत लेपन द्वारा लोहे की सतह पर निकेल या कॉपर की परत चढ़ाना चाहिए। आपको ये भी कक्षा 8 में आप ये सब टॉपिक पढ़ चुके हो, विद्युत लेपन क्या होता है, किस प्रकार होता है। संचारित नहीं होने वाली धातु जैसे स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का उपयोग करना चाहिए, ये जल्दी संचारित नहीं होती है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। गैल्वेनीकरण विधि का उपयोग करना चाहिए। गैल्वेनीकरण क्या होता है बेटा, जिसे अपन कहते हैं यसद लेपन कहते हैं अपन लोग, गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है इसको और यसद लेपन भी कहा जाता है। इसको कहते क्या है, कैसे परिभाषित करते हैं इसको, तो लोहे पर, किस पर, लोहे पर जिंक की परत, किसकी परत, जिंक की परत चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है अपना, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, या जिसे कहते हैं हिंदी में यसद लेपन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको बेटा, यसद लेपन कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है यसद लेपन। याद रखना है आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जंगरोधी विलयनों का उपयोग करें, ऐसे विलयन जो क्या करते हो, जंग को लगने से रोकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक, लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है विकृत गंधिता, ठीक है ना, रेंसिडिटी कहते हैं जिसे। वसा तथा तेल को लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला रखने पर, आप लोग देखते होंगे आपका जो घर के पे जो खाना वगैरह होता होगा वो एक दिन से ज़्यादा अगर खुला रहता है या शाम तक देखते हैं तो वो खाना बासी हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे होता है, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आने पर उनका क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण मैंने आप लोगों को अभी बताया था, एक बार वापस उस पर आप लोग ध्यान दे लें। ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो ध्यान देवें यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है उस खाने को खुला रखने पर, किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जब आप उसको रखते हो तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और स्वाद बदल जाता है, गंध आने लग जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है विकृत गंधिता से आप क्या समझते हो, तो उसके आधार पर आपको ये परिभाषा लिखनी है। जब कोई वसा या तेल को लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में खुला रख देते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और इससे उसकी क्या हो जाती है, गंध बदल जाती है या स्वाद बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। इसको रोकने के उपाय भी पूछे जाते हैं। 3 नंबर का सवाल बन सकता है, विकृत गंधिता को समझाकर इसको रोकने के उपाय बताइए। तो आपको कैसे लिखना है, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाना चाहिए। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान देवें। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीकरण को होने से रोकते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रति ऑक्सीकारक। खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्रों में, जहाँ से ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आ सके, ऐसे पदार्थों के अंदर, पात्रों के अंदर हमें सील बंद करके रखना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन के वातावरण में रखना चाहिए जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो। और शीतलन, आप लोगों को पता है, आप लोग घर में भी अपने उपयोग करते हो, खाने को फ्रिज में रख देते हो तो लंबे समय तक खाना जो है ख़राब नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, और डाउट अगर होता है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपके डाउटों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरा टेलीग्राम
चैनल ट्यूशन वाला ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैंने आपको बायो में दे रखी है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपको ऐसी खूब सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।